तो आईपीएल 2024 का पहला सैटरडे, पहला डबल हेडर दिवस रहा बेहतरीन तरीके से, सुपर सैटरडे, और एक के बाद एक दो बहुत ही शानदार मैचेस हमें देखने को मिले। जहां पहले मैच में एक हाईली एंटिसिपेटेड कमबैक रहा टीम इंडिया के सबसे लाडले स्पाइडरमैन और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का। सबने उनको एक साल से भी लंबे इंतजार के बाद फील्ड पर उतरते हुए देखा। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं टूर्नामेंट की, और पंजाब किंग्स ने भी पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को जितवा दें, और दिल्ली कैपिटल्स ने कोशिश की कि वो पंजाब किंग्स को जितवा दें। वहीं दिन का दूसरा मैच रहा आईपीएल 2024 का पहला सुपर थ्रिलर, और दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दो बहुत ही बड़े और धुआंधार खिलाड़ी यानी कि केकेआर से आंद्रे रसल और हैदराबाद से हेनरिक क्लासेन ने हमें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और पहला हमें लास्ट बॉल फिनिश देखने को मिली ऑफ द आईपीएल 2024। दिल्ली कैपिटल्स और पीबीकेएस के मैच की जल्दी से बात करें तो देखो, डीसी की शुरुआत अच्छी रही, उसके बाद उन्होंने बीच में विकेट्स खोए, उसके बाद आखिरी में अभिषेक पोरल ने हर्षल पटेल की ठीक ठाक पिटाई की, और उसके बदले दिल्ली कैपिटल्स ने 174 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और उसके जवाब में पंजाब किंग्स, जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, हमने प्रीव्यू मैच में भी बात की थी कि पीबीकेएस का पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स की इस गेंदबाजी लाइनअप के सामने भारी रहेगा। हालांकि उन्होंने भी बीच बीच में कोशिश की दिल्ली कैपिटल्स को मैच में लेकर के आने की, लेकिन आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स की जो कमजोरी थी वो पंजाब किंग्स के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। सैम करन ने एक बढ़िया पारी खेली, मैन ऑफ द मैच चुने गए, और पहले मैच में अपने नए होम ग्राउंड में पंजाब किंग्स ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज करके अपने आईपीएल 2024 का खाता खोल लिया। उसके बाद हुआ दिन का दूसरा मैच। एक तरफ थे एसआरएच के नए कप्तान पैट कमिंस, सामने से श्रेयस अय्यर वापस आ रहे थे। मिचेल स्टार्क आईपीएल में 7-8 सालों के बाद खेलने वाले थे, और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो शुरुआत थी वो बिल्कुल भी अच्छी रही नहीं। एक समय पर 50 रन से भी कम का स्कोर था जब उनके 3 विकेट गिर गए, आई थिंक 36 के आसपास, और 52 के स्कोर पर 4 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स ने खो दिए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर हो या फिर उप कप्तान नीतीश राणा हो, सभी पवेलियन में वापस बैठ चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह, जो कि केकेआर के लिए अपना डेब्यू कर रहे थे, और क्या कमाल की हिटिंग की रमनदीप सिंह ने। उनका बैटिंग में प्रमोशन देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय भी आंद्रे रसल को भेजा जा रहा था, लेकिन भाई किस्मत ने तय कर रखा था कि जिस समय भी आंद्रे रसल आएंगे वो पूरी तरीके से छा जाएंगे। और रसल द मसल के तो गौतम गंभीर के मेंटरशिप में आते ही पूरे रंग ढंग सब कुछ बदल गए। हालांकि पिछले 2-3 महीने से उनकी जो बैटिंग फॉर्म है वो बहुत ही लाजवाब चल रही है। आंद्रे रसल ने खेली 25 गेंदे, 64 रन उस खिलाड़ी ने ठोक डाले, एंड एज यूजुअल चौके कम मारे, ही ओनली डेल्ट इन सिक्सेस, और 7 छक्के उन्होंने जड़े। 256 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 230 के करीब का स्ट्राइक रेट रमनदीप का रहा, 256 का स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल का रहा। रिंकू सिंह ने भी उनका बखूबी साथ दिया, 150 के स्ट्राइक रेट से थोड़ा सा सेकंड फिडल वाला रोल उन्होंने अदा किया, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 207 रन ठोक डाले ऑन दी बॉल, जो कि एक समय पर 150 रन बनाने के भी उनके लाले लग रहे थे। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर आंद्रे रसल का कैमियो रहा। लेकिन मेरी केकेआर से हमेशा से यही थोड़ी सी परेशानी रही है कि भाई कब तक आप आंद्रे रसल और सुनील नारायण पे डिपेंड रहोगे, कब तक आप इस तरीके की मिरेकलस परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड रहोगे। आपके जो टॉप ऑर्डर है उसको जिम्मेदारी यहां पर लेनी पड़ेगी। और गौतम गंभीर के मेंटरशिप का मैं एक क्रिटिसिज्म हमेशा से करता आया हूं। जब वो एलएसजी के मेंटोर थे उस समय भी मैंने ये बात बोली थी कि यार देखो, वो स्क्वाड तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन टैक्टिकल्स में थोड़े उनके साथ ब्लंडर्स हो जाते हैं। जैसे पिछले साल निकोलस पूरन को बहुत ज्यादा नीचे खिलाना हो, कृणाल पांड्या को मार्कस स्टोइनिस से ऊपर भेजना हो, और इस बार यार अब ये 2015-2016 नहीं है। सुनील नारायण की बैटिंग इज नाउ फिनिश। हाँ, हो सकता है एक मैच में वो आपको 30-35 रन या 50 रन तेज बना करके दे दें, लेकिन एक मैच के लिए आप 8-10 मैचों का क्या रिस्क लोगे, वो आपको यहां पर नहीं करना चाहिए। अगर आप वेंकटेश से ओपन नहीं कराना चाहते तो उनकी जगह मनीष पांडे को खिला लो, उनसे ओपन करा लो, क्योंकि वेंकटेश की बॉलिंग का यूज तो आप वैसे भी ज्यादा नहीं करने वाले हो। या फिर केएस भरत को भी खिला लो, आप अंगरीश रघुवंशी को खिला लो, जिसको भी खिलाना है खिला लो, बट सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करना ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद लगा कि अब तो केकेआर आराम से जीत लेगी। हालांकि अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने एसआरएच को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे इस समय के सबसे बेहतरीन T20 खिलाड़ी
खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन, और क्लासेन का बल्ला भी आंद्रे रसल की तरह ही खूब गरजा। लास्ट के 3 ओवर में 60 रन बनाने थे कोलकाता नाइट राइडर्स को, और वहां पर भी हेनरिक क्लासेन ने हार नहीं मानी और हर ओवर में 2-2, 3-3 छक्के उन्होंने जड़े। पहले उन्होंने 2 छक्के जड़े वरुण चक्रवर्ती के ओवर में, फिर मिचेल स्टार्क की ठीक ठाक खटिया खड़ी की उन्होंने 3 छक्के लगा करके, उसी ओवर में शाहबाज ने भी 1 छक्का लगाया और एंड में हर्षित राणा ने उनका विकेट लेकर केकेआर को जीत दिलाई। हालांकि हेनरिक क्लासेन ने 63 रन बनाए, 29 बॉल्स उन्होंने खेली, 217 का स्ट्राइक रेट रहा हेनरिक क्लासेन का। चाहे पेस हो, चाहे स्पिन हो, स्लो कंडीशंस हो, बाउंसी कंडीशंस हो, किसी भी तरीके की कंडीशन हो, विकेट पे घास हो ना हो, हेनरिक क्लासेन इज अ डेंजरस बैट्समैन टू प्ले विद। और भाई मुझे तो ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हालांकि अंत में हर्षित राणा ने यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी की, जब 13 रन उन्होंने डिफेंड किए। इंडिया मटेरियल है यार हर्षित राणा, आगे जाकर के आपको खेलता हुआ दिखा देगा। बहुत से लोग हमारे प्रीव्यू वीडियो में सवाल उठा रहे थे कि यार आप हर्षित राणा का नाम क्यों ले रहे हो, चेतन साकरिया खेलेगा, ये है वो है, बट हर्षित राणा ही खेलने वाले थे और हर्षित राणा को ही खेलना चाहिए था, और अब तो किसी को उनके ऊपर डाउट होने भी नहीं वाला है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बहुत ही शानदार जीत यहां पर दर्ज करके अपना खाता खोला। आईपीएल 2024 का पहला नेल बाइटिंग फिनिश हमें देखने को मिला। और अब अगर जल्दी से सुपर संडे के दोनों मैचों का फटाफट से प्रीव्यू आपके सामने रखे तो देखो, दिन का पहला मैच खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि चाहे संजू सैमसन हो या फिर केएल राहुल, टीम इंडिया की वर्ल्ड टी20 में जगह बनाने के दोनों खिलाड़ियों के पास बहुत ज्यादा मौके नहीं है, क्योंकि आधे आईपीएल के आसपास ही टीम इंडिया अनाउंस हो जाएगी। तो एज अ विकेट कीपर दोनों ही खिलाड़ी अलॉन्ग विद ध्रुव जुरेल अपनी बड़े दावेदारी पेश करने की कोशिश करेंगे, और क्या केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, क्या नहीं खेलेंगे, यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यह मैच खेला जाएगा दोपहर को 3:30 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर में बहुत ज्यादा मैचेस हमें खेले जाते हुए अब नहीं दिखाई देते हैं, तो जयपुर की जनता के लिए यह एक बड़ी ओकेजन होने वाली है। उसके बाद अगर जल्दी से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो राजस्थान से शुरू करते हैं। देखो भाई, मेरे हिसाब से जायसवाल बटलर तो ओपन करने वाले हैं, उसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं। उसके बाद संजू सैमसन एज ए कैप्टन एंड विकेट कीपर होंगे। रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, रॉबमन पावल, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। और उसके बाद पिछले साल की तरह ध्रुव जुरेल को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करेंगे। अब अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ये संदीप शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर कर सकते हैं और ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में डाल देंगे, और अगर पहले गेंदबाजी करेंगे तो जो प्लेइंग 11 इस समय आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है वो ही यहां पर कंटिन्यू करने वाली है। और अब अगर जल्दी से लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो देखो यार, मेरे हिसाब से क्विंटन डी कॉक के साथ यहां पर हमें पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे देवदत्त पड्डीकल, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं। नंबर 3 पे दीपक हुडा होंगे, उसके बाद केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, निकलस पूरन, कृणाल पांड्या, शिवम मावी, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई और नवीन उल हक, ये इनका कोर होने वाला है। और पिछले साल की तरह इस साल भी यश ठाकुर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर यूज करने की कोशिश होगी, यानी कि शिवम मावी से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की भी अपेक्षा रखेंगे, मोहसिन खान भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो यही लमसम प्लेइंग 11 लखनऊ सुपर जायंट्स की हमें खेलते हुए दिखाई देगी। एक काइल मेयर्स का ऑप्शन भी है इनके पास, देखना होगा क्या उस दिशा में एलएसजी सोचती है या फिर नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 है लखनऊ सुपर जायंट्स की, ये सबसे ज्यादा सेटल्ड दिखाई दे रही है जयपुर की कंडीशंस को देखते हुए। क्योंकि अगर आप जयपुर के ग्राउंड के स्टैट्स देखो तो अभी तक यहां पर 52 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 18 मैचेस जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचेस अपने नाम किए हैं। यानी कि चेजिंग ग्राउंड है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड की तरह यहां पर चेजिंग टीम्स प्रेफर करती हैं, चेजिंग में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो जो भी कप्तान होगा वो यहां पर गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब अगर जल्दी से हमारे प्रेडिक्शन की तरफ चलें तो देखो, मेरी पहले प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं, मतलब एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें यहां पर खेला जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको पता नहीं तो एक बार आपको फटाफट से याद दिला दे कि अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन मीटर है वो 3-0 पे चल रहा है, और आने वाले समय में इसमें हम थोड़ी और बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे। वहीं सेकंड प्रेडिक्शन हमारी यह है कि ट्रेंट बोल्ट साहब जो हैं वो पावर प्ले में 2 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, मतलब या तो 2 विकेट तो वो मिनिमम लेंगे ही लेंगे या फिर उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट का कहर आपको पावर प्ले में देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरी प्रेडिक्शन हमारी यह है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होगी वो इस मैच में बाजी मारेगी, मतलब ये एक बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ हम यहां पर जा रहे हैं। देखो, बाद में बैटिंग करने वाली टीम के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करते हो और जीतते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है दोनों टीमों की लाइनअप को देखते हुए कि जो टीम बल्लेबाजी करेगी, मतलब इट इज जस्ट माय गट फील कि जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी वो पहले जो बल्लेबाजी करेगी वही जीतने वाली है। और दिन का दूसरा हाई प्रोफाइल मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच, और यह मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे से। और मजे की बात यह है कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बाकी सारी राइवलरीज पीछे छूट गई और इस मैच की सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की गई और फैंस में भी सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी मैच को लेकर के है। बिकॉज भाई हार्दिक पांड्या विल बी रिटर्निंग टू अहमदाबाद बट नॉट एज अ लास्ट ईयर फाइनलिस्ट कैप्टन, नॉट एज अ लास्ट ईयर रनर अप्स, बट एज अ मुंबई इंडियंस कैप्टन। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हमारे सबके चहीते मेरे फेवरेट शुभमन गिल को एक बार कप्तानी करते हुए देखने के लिए। जो बल्लेबाजी में उन्होंने प्रॉमिस था वो ऑलरेडी वो फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल ऑरेंज कैप भी जीत गए, तो प्रूव करने को अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सब उनके टैलेंट का लोहा मानते हैं। लेकिन एज अ कैप्टन क्या वो भारतीय टीम के कप्तान फ्यूचर में जाते हुए बन सकते हैं? तो शुभमन गिल के ऊपर यहां पर सबकी निगाह होने वाली है। और जल्दी से अगर प्लेइंग 11 की तरफ निगाह डालें तो देखो मुंबई इंडियंस से शुरू करते हैं। यहां पर रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि सूर्य कुमार अवेलेबल नहीं है तो मैं यहां पर डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ जा रहा हूं। उसके बाद तिलक वर्मा एज अ लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर, देन हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, नेहाल वधेरा, मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, ल्यूक वुड और जसप्रीत बुमराह के साथ में प्लेइंग 11 अपने खिलाऊंगा। और आकाश मधवाल को एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने पिछले साल डेथ में भी मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा किया था तो उनको यहां पर एक मौका और मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कमराडरी किस तरीके से रहती है। मतलब गले वले मिलने की फुटेज तो हमने देख ली है, लेकिन वो फुटेज है, मैदान पर असली तस्वीर जो है वो निकल करके साफ होगी कि टीम जो है किस तरीके से हार्दिक पांड्या को रिस्पॉन्ड कर रही है। उसमें बुमराह भी हैं, उसमें रोहित भी हैं, उसमें बाकी प्लेयर्स भी हैं जो पिछले साल तक रोहित के अंडर खेलते थे। सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी ग्रिटी राइट नाउ फॉर मुंबई इंडियंस एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। और देखो इस टीम में 4 तेज गेंदबाज आपको मिलते हैं, उसके बाद 2 स्पिनर्स भी आपको मिलते हैं। तो अहमदाबाद की कंडीशंस के हिसाब से ये मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 दिखाई देती है। और वहीं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 देखें तो कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन, उमेश यादव और कार्तिक त्यागी में से कोई एक खेलेगा मोहम्मद शामी की जगह। नूर अहमद एज ए स्पिनर खेलेंगे एंड मोहित शर्मा को एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम इस्तेमाल करेगी। और मेरे ख्याल से स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। राशिद खान और नूर अहमद के सामने मिडिल ओवर्स की कमान संभालने की जिम्मेदारी होगी। और फिर आपको अगर एक्स्ट्रा बॉलर्स की अगर जरूरत पड़ती है तो आप राहुल तेवतिया हो गए, विजय शंकर हो गए, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। केन विलियमसन की अनफॉर्चुनेटली इस प्लेइंग 11 में मुझे जगह बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और रॉबिन मिन्स का इंजर्ड हो जाना टीम के लिए थोड़ा बहुत छोटा सा झटका जरूर है, क्योंकि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एज अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ऑर्डर। बट ये लमसम मुझे प्लेइंग 11 यहां पर गुजरात टाइटंस की दिखाई दे रही है। अब अगर आप रिस्क लेते हो, नूर अहमद की जगह आप साई किशोर को खिला लेते हो एज अ सेकंड स्पिनर, नूर अहमद को बाहर कर देते हो तो एक विदेशी खिलाड़ी की जगह आपके लिए खुल जाती है। तो वहां पर आप अजमतुल्लाह उमर जाए को एज एन ऑलराउंडर खिला सकते हो या फिर केन विलियमसन को एज अ प्योर बैटर खिला सकते हो। बट यार नूर अहमद की जो क्वालिटी है मुझे नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस जो है उससे यहां पर समझौता करने वाली है, और उससे उनको समझौता करना चाहिए बिकॉज टीम ऐसे मुझे थोड़ी बहुत सेटल्ड दिखाई यहां पर जरूर दे रही है। और हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करना वैसे भी आसान नहीं होने वाला है। तो अब अगर जल्दी से इस मैदान के ग्राउंड रिपोर्ट देखे जाए तो देखो यहां पर मामला बहुत ही ज्यादा इवन स्टीवंस है। 27 मैच हुए हैं अभी तक इस मोदी स्टेडियम में, 13 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम 14 मैच जीती है। तो बहुत ज्यादा यहां पर चुनने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा यहां पर गैप है नहीं। तो चाहे आप पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो, एमआई चेस करना पसंद करती है और गुजरात टाइटंस ने काफी सारे मैचेस हमें डिफेंड करके दिखाए हैं, अच्छे मैचेस डिफेंड करके दिखाए हैं। बट शुभमन गिल के साथ क्या वो स्ट्रेटजी अपनी बदलते हैं, ओनली टाइम विल टेल। तो यहां पर जो आपको उस समय पिच देखकर डिसाइड करना होगा कि ड्यू कितनी है, रेड सॉइल पे मैच है कि ब्लैक सॉइल पे मैच है। और अगर हमारी 3 प्रेडिक्शन देखी जाए जल्दी से तो मेरी पहली प्रेडिक्शन यहां पर भी सेम है कि एक बार फिर से 180 से ज्यादा रन हमें बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि फुल टू सुपर संडे होने वाला है, बड़े बड़े रन यहां पर बनने वाले हैं। और दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि साई सुदर्शन 30 या उससे ज्यादा रन हमें बनाते हुए जरूर दिखाई देंगे। साई सुदर्शन कैसा खेलेंगे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि अगर रॉबिन मिन्स अवेलेबल होते तो उनको मिडिल ऑर्डर में करके साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन कर सकते थे। साई सुदर्शन को
को थोड़ी और ज्यादा गेंदें मिल सकती थी, बट नंबर 3 पर भी ठीक है, मुझे तो चलेगा, नंबर 3 भी चलेगा। एंड मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि गुजरात टाइटंस इस ओपनिंग एनकाउंटर को जीतने वाली है और हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद की जनता यहां पर हार के साथ रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई हमारे दोनों मैचों का प्रीव्यू, हमारे सुपर सैटरडे का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो बजा करके रखो, क्योंकि अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। आपका भाई आपके लिए वीडियो शूट कर रहा है, फिर वीडियो एडिट करेगा, फिर वीडियो को अपलोड करेगा। वन मैन आर्मी है, लेकिन आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ मोर वीडियोस एंड मोर कंटेंट विल बी ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.